18 साल का था। आधी रात के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे हिला हिलाकर जगा रहा हो। नशे की दवाई खाने के कारण मैं गहरी नींद में तो थी, पर मुझे यह महसूस हो रहा था कि कोई मुझे हिला रहा है। वह बड़ी तसल्ली से अपने काम में लगा हुआ था। मैं उसकी सारी हरकतें महसूस कर रही थी। बेशक मुझे दवाई का नशा था, मगर मुझे इतना तो होश था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं चुपचाप सोने का एक्टिंग करके लेटी रही। वह अपनी मनोकामना करके चला गया और मैं सोने का नाटक करके सोती रही। मेरा नाम विमला है और अभी मेरी उम्र 50 साल है। मैं एक वृद्ध आश्रम में रहती हूँ। अब देखा जाए तो मैं अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई कि मैं किसी वृद्ध आश्रम में रहूं, मगर मेरे बेटे और पति के कारण मुझे यहाँ रहना पड़ा। मेरा बेटा ही मुझे यहाँ छोड़कर गया। यहाँ तो सारे बूढ़े लोग ही हैं और मैं उन सबसे छोटी हूँ। अभी तो मेरे बाल भी आधे से ज्यादा काले हैं। मेरी तबीयत कुछ बिगड़ी थी तो मैं अपने वार्डन से डॉक्टर के पास जाने की बात की। उसने एक लड़के को बुलाया और मुझे उसके साथ डॉक्टर के पास भेज दिया। हमारे वृद्ध आश्रम में अपना कोई डॉक्टर नहीं है। वृद्ध आश्रम वालों ने बाहर एक डॉक्टर से कांटेक्ट कर रखा है, इसीलिए मुझे उस डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मैं उस लड़के के साथ उसकी बाइक पर बैठकर चली गई। रास्ते में 4-5 बार ऐसा हुआ कि वह जानबूझकर एकदम से ब्रेक लगा देता, जिस वजह से मैं उसके पीछे टकरा जाती। पहली बार ऐसा हुआ तो मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, पर वह बार बार ऐसा करता रहा। शायद वह लड़का जानबूझकर ऐसा कर रहा था, या फिर शायद उसे ऐसा करने में कुछ आनंद मिल रहा हो, पर मैंने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर से चेकअप करवाकर मैं वापस अपने वृद्ध आश्रम में आ गई। दवा से कुछ राहत तो नहीं मिली, पर शाम को मेरी तबीयत कुछ और ज्यादा बिगड़ गई। वार्डन ने मुझे पूछा कि अगर मुझे कोई मेरी सेवा पानी के लिए चाहिए तो मैं बताऊं। मैं उसे कह दिया कि अगर कोई हो तो भेज देना। थोड़ी देर बाद वही लड़का फिर से आया। फिर सुबह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया था। उसने खाने के लिए मुझे दवाई दी, मुझे खाना लाकर दिया और रात को मेरे ही कमरे में अपना बिस्तर लगाकर सो गया। उन दवाइयों में शायद नींद की गोलियां भी थीं, जिन्हें खाने के बाद मैं गहरी गहरी नींद में सो गई। रात गुजरती रही। तभी आधी रात के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे हीला कर जगा रहा हो। नशे की दवाई खाने के कारण मैं गहरी नींद में थी, पर मुझे यह महसूस हो रहा था कि कोई मुझे हिला रहा है। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली तो देखा वह लड़का मेरे ही बिस्तर पर बिल्कुल मेरे पीछे आकर बैठ गया है और मेरे कपड़े खींचने की कोशिश कर रहा है। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मन में आया कि शोर मचा दूं और उसके मुंह पर एक कसकर तमाचा मारूं, मगर न जाने क्यों मैं फिर भी चुप रही। शायद कुछ ऐसा था जिस वजह से मेरे मुंह ना खुले और मैं चुपचाप पड़ी रही। वह बड़ी तसल्ली से अपने काम में लगा हुआ था। मैं उसकी सारी हरकतें महसूस कर पा रही थी। बेशक मुझे दवाई का नशा था, मगर मुझे इतना तो हौस था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं भी चुपचाप सोने की एक्टिंग करके लेटी रही। वह अपनी मनोकामना पूरी करके चला गया और मैं सोने का नाटक करके लेटी रही। फिर सुबह वह मेरे लिए नाश्ता लेकर आया। उसने मुझे सुबह की दवाई खिलाई और मेरे खाने के पीने का उसने खूब ख्याल रखा। दिन में वह मेरे बेटे की तरह मेरी सेवा करता था और रात को उसका दूसरा रूप मुझे देखने को मिलता था। 2-3 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। पता नहीं ये दवाई का असर था या फिर कुछ और ही था, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब उस लड़के का काम खत्म हो गया था और वार्डन ने उसको जाने को कह दिया, क्योंकि वह किसी दूसरे सेवक संस्था से आया था। उसके चले जाने के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई। उस रात में 2 से 3 भर नींद से जागी कि शायद वह आ जाए। अगले दिन मैंने अपने वार्डन से फिर कहा, मुझे अभी भी कुछ समस्या है। मुझे रात को उठ कर दवाई लेनी पड़ती है। आप इस लड़के को बुला दो। मगर उस शाम वार्डन ने मेरे लिए कोई लड़की बुला दी। लड़की ने मेरा अच्छा ख्याल रखा, मगर मुझे जो चाहिए था वह मुझे उस लड़की से नहीं मिला। कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन वह लड़का फिर से हमारे वृद्ध आश्रम में आया और मुझे भी मिलकर गया। बाहर लॉन में बैठकर हमने खूब सारी बातें की। मैंने उससे बता दिया कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया। वह मुझे पहले ही रात पता चल गया था। अब जब सारी बात खुल गई तो वह मुझे बोला, आंटी आपके पास मोबाइल नहीं है? अगर आपके पास स्मार्टफोन हो तो हम एक दूसरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। मैं अपने बेटे को संदेश भिजवाया कि वह मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए ताकि मैं फोन पर भजन कीर्तन देख सकूं। मेरा बेटा मुझे फोन देकर गया। मैंने वार्डन से बोलकर उसे लड़के को फिर से बुलवाया।
वह लड़का मुझसे मिलने आया और मुझे फ़ोन के सारे फंक्शन समझा दिए। अब मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी थी, तो मैं खुद भी अपने फ़ोन के साथ कुछ ना कुछ करती रहती थी। धीरे धीरे मुझे फ़ोन के बहुत सारे फंक्शन समझ में आ गए थे। कभी कभी रात को मैं उस लड़के के साथ वीडियो चैट भी किया करती थी। इसमें मुझे बहुत आनंद आता और मेरा समय अच्छा गुजरता। मुझे अब अधूरापन और खालीपन नहीं लगता और अनोखे सुख की प्राप्ति होती। मैं फ़ोन में इंटरनेट का भी प्रयोग करती, बहुत सारे वीडियो और मूवीज़ देखकर टाइम पास करती रहती थी। एक दिन मैं खाली बैठी थी और किसी सोच में डूबी थी कि तभी मुझे मेरे अतीत की बातें याद आने लगीं। वह भी दिन क्या दिन थे जब मैं सिर्फ 18 साल की थी। गोरी चिट्टी बहुत ही सुंदर थी। मैं सारे गांव में सबसे खूबसूरत अपने गांव के ही स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल का ही एक लड़का मुझे पसंद आ गया था, मगर बात गांव की थी, तो गांव में कहाँ इतनी छूट होती है कि आप स्कूल में किसी को पसंद करो और उसे अपने प्रेम का इजहार करो। वह एक दो बार बहुत मुश्किल से मौका मिलने पर बस इतना सा हुआ कि हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। बस इससे आगे कुछ और नहीं हो सका। उसने बहुत बार कहा कि चलो कहीं मिलने का प्लान करते हैं। मेरा भी मन बहुत चाहता था कि मैं उसे मिलूं, ढेर सारी बातें करूं, उसके साथ प्यार भरे पल गुजारने पर मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाई। पास के गांव से मैंने 10वीं पास कर ली। जब 10वीं हो गई तो घर वालों ने शादी की बात भी शुरू कर दी। फिर एक दिन वह भी आ गया जब मेरी शादी हो गई, मगर मैं सुहागरात से पहले तक अपने पति को नहीं देखा था, उसकी तस्वीर भी नहीं देखी थी। जब पहली रात को वह आए और मेरा घूंघट उठाकर देखा तो वह जितना खुश हुए मैं उतना ही मायूस हुई। मेरे पति में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो उसे मेरे बराबर लाकर खड़ी करे। न रंग, न रूप, न अक्ल, न शकल, बिल्कुल बेकार और बेढंगा सा। बस एक ही बात थी कि लड़के की शहर में अपनी दुकान है और वहाँ वह टीवी रिपेयर का काम करता है। उस रात मेरे पति तो पहले ही पीकर टून होकर आए थे, बस आते ही शुरू हो गए ना कोई बात ना प्यार। उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि जबरदस्ती क्या होती है और कैसे होती है। इसमें कोई प्रेम नहीं होता, बस जबरदस्ती ही थी। उसके बाद तो हर रात यही होता रहा। रोज रात को ही वह दारू पीकर आते हैं और फिर वही करते। शादी के 3 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई और अगले साल मेरा बेटा पैदा हुआ। सारा घर खुश था। जो बहू ने पहले ही बेटे को जन्म दिया, उसके अगले साल बेटी भी हो गई। 20-21 साल की उम्र में ही, जब बहुत सी लड़कियों को इसके बारे में पता तक नहीं होता। मैं तब तक 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। गांव के उस माहौल में मेरा दम घुटता था, तो मैं अपने पति के कान में यह बात डालनी शुरू कर दी कि चलो शहर ही चलते हैं, वही अपना घर लेकर रहेंगे। पहले तो मेरे पति आनाकानी करते रहे, मगर जब मैंने कहा कि धीरे धीरे हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उनके शिक्षा के लिए गांव का माहौल ठीक नहीं रहेगा, धीरे धीरे मेरे पति पर मेरी इन बातों का असर होने लगा और फिर कुछ दिनों बाद हम शहर आ गए। यहाँ पर एक किराए का घर लेकर हम रहने लगे। यहाँ मैं शहर में थी, फिर मुझे शहर की हवा भी लग गई। आस पड़ोस की 1-2 सहेलियाँ भी बन गईं। अब मैं सिर्फ साड़ी ही नहीं बल्कि सलवार कमीज, लहंगा कुर्ती और बाकी सब कुछ भी पहनने लगी। पति का काम भी बढ़िया चल रहा था, तो घूमने फिरना, खाना पीना भी खूब होता था। पति के साथ रहकर मुझे भी चिकन मटन खाने और कभी कभी पैक लगाने और सिगरेट पीने की भी आदत पड़ गई। अब मैं भी किसी शादी फंक्शन में एक आधा पैक चुपके से लगा लिया करती। रात को जब मैं कभी कमरे में अकेली होती तो पति की सिगरेट लेकर 1-2 कश में भी लगा लिया करती थी। बच्चों का भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया था और वह अच्छा पढ़ भी रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैं और मेरा परिवार सब खुश थे। तभी मेरी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसने मेरी सारी जिंदगी का रुख ही मोड़ कर रख दिया था। एक बार होली वाले दिन हमारे नंदोई जी पूरे परिवार के साथ घर आए थे। अब होली थी तो पैक सेट चल रहा था। सब ने एक दूसरे को खूब रंग लगाया और खूब एंजॉय किया। आप सभी तो जानते ही हैं कि नंदू और सलेज का रिश्ता हंसी मजाक का होता ही है, और ऊपर से होली का दिन हो तो बात ही कुछ और होती है। पर मेरे साथ यह सब सिर्फ मजाक तक होता तो ठीक था। जो मेरे साथ वह मजाक से ज्यादा और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला था